हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और हमारी इस 10 मिनट की क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। और स्पेशली 10 मिनट की छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ही हम आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी करते हैं और साथ ही प्रैक्टिस भी करा देते हैं। और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम बात इनकम टैक्स की करने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनकम टैक्स और टैक्स के सारे प्रोविजन इतने सारे हैं कि इनको 10 मिनट की क्लास में कवर करना मुश्किल है। इसलिए इसकी कई सारी शॉर्ट वीडियोस यानी मैं लेकर आने वाला हूं क्विक रिवीजन के अंदर ही। आज पहली बार में हम बात कर लेते हैं सिर्फ इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ प्रोविजन को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हम बात आयकर की करते हैं तो किसी भी व्यक्ति पर, याद रखिएगा यहां पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी कंपनी पर, किसी फर्म या किसी भी लोकल अथॉरिटी पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, जिसे हम अविभाजित परिवार कहते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार पर यह इनकम टैक्स लगाया जाता है। उनकी साल भर की जो इनकम है, साल भर का जो प्रॉफिट कंपनीज अर्न करती हैं, उन पर उन्हें टैक्स देना होता है बेसिकली। लेकिन पहला पॉइंट याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट जब सबसे पहली बार इंडिया में लाया गया तो वो लाया गया था 1860 के अंदर। फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट था 1860 में। और याद रखना कि इनकम टैक्स को लेकर आने वाले भारत में कौन थे? जेम्स विल्सन। इसीलिए इन्हें भारत में आयकर का जनक या आयकर का पिता कहा जाता है। साथ ही याद रखना, हमारी एनुअल इनकम, मैंने कहा चाहे वो एनुअल इनकम किसी व्यक्ति की हो या किसी कंपनी की हो, बेसिकली जो प्रॉफिट के रूप में कमाती है, फर्म की हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो या किसी लोकल अथॉरिटी की हो, इन सभी को अपनी एनुअल इनकम पर टैक्स देना होगा। हमारी इनकम जितनी भी है, याद रखना, उसको 5 हेड्स यानी 5 स्रोत में डिवाइड किया जाता है, जैसे सैलरी की इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, कैपिटल गेन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जिन्हें हम कहते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट हमारा एक्ट चल रहा है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद रखिएगा इस बात को, 1961 का। वैसे आने वाले वर्ष 2026 में यह एक्ट बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे एग्जाम हो चुके होंगे। फिलहाल हमें उस नए वाले के बारे में बात नहीं करनी है। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लाया गया, ये 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था, लागू हुआ था। हमारे सारे टैक्स के प्रोविजन इसी एक्ट में आते हैं, लेकिन जो टैक्स रेट हमारी होती है वो क्योंकि हर साल बदल सकती है, हर साल चेंज हो सकती है, इसीलिए याद रखना, इसके लिए हमारे पास एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है जिसमें हम टैक्स रेट को लेकर बात करते हैं। और इसीलिए याद रखना कि जब हम टैक्स लगाते हैं किसी पर भी, और स्पेशली मैं कह रहा हूं व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर कोई व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है, वो जनरली जो टैक्स स्लैब रहती है उसी के अकॉर्डिंग देगा। जो 60 साल से लेकर 80 साल की एज के बीच में है, उसको सीनियर सिटीजन कैटेगरी का पार्ट मानते हैं। और जो 80 ईयर से अबव कैटेगरी में आता है, 80 साल से ऊपर की उम्र है जिसकी, उसे सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में रखा जाता है। हम जो भी इनकम अर्न करते हैं उसमें से जो डिडक्शंस होती हैं, मैं स्पेशली एक क्लास लेकर आऊंगा डिडक्शंस को लेकर कि कितने तरह की ऐसी टैक्स है, चीजें हैं जो हमें टैक्स में रिबेट करती हैं, एग्जेम्प्ट करती हैं। लेकिन हमारी जो इनकम है उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, यानी उसे हम सकल आय कहते हैं। और उस ग्रॉस इनकम में से जो हम डिडक्शंस लेते हैं, जो हमें एग्जम्पशंस मिलती हैं, जब उस डिडक्शन यानी कि बेसिकली हिंदी में कहूं तो छूट को हटाते हैं, तो उसके बाद जो इनकम बचती है उसी को हम नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं, यानी वो इनकम जिस पे हम टैक्स पे करते हैं। अब क्योंकि ये हमारी इनकम पर लगने वाला टैक्स है और जिस व्यक्ति की इनकम पर लगता है उसी को देना है, कोई और नहीं दे सकता, ऐसे टैक्स के लिए हम एक और वर्ड याद रखते हैं सर, इसे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी कि इस टैक्स को हम डायरेक्ट के हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहेंगे। और हमारे देश में यह प्रोविजन भी है सर कि इस प्रत्यक्ष कर के साथ साथ जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी इंक्रीज करता है। और जहां इनकम के बढ़ने पर टैक्स का रेट बढ़ता हो उसी को हम प्रगतिशील भी कहते हैं, यानी प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास डायरेक्ट भी है और ये हमारा प्रगतिशील भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, और साथ में याद रखना है कि जिसकी इतनी इनकम हो कि वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता हो, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं
एसएससी यानी कि उसी को हम कहते हैं करदाता। याद रखना, हर इंसान करदाता नहीं है, जिसकी इनकम टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाए वो करदाता होगा। अब हमारे पास किसी व्यक्ति पे कितना टैक्स बनेगा, इसके लिए 3 प्रोविजन है। या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, वो नॉट ऑर्डिनरी है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। ये हमारे 3 आवासीय स्थितियां होती हैं, याद रखना। यानी रेजिडेंशियल स्टेटस से हमारे और व्यक्ति पर कितना टैक्स लगेगा उसकी स्थिति को इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते। ध्यान रखना है, जो मैंने कहा हेड्स हैं वो 5 हैं और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो 3 है। अब रूल ये है इसमें समझने का, अगर कोई व्यक्ति पिछले साल 182 दिन या इससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, या पिछले साल 60 दिन और 4 साल में मिला के 365 दिन, कोई एक कंडीशन पूरी कर लेता है, उसके बाद अगर वो पिछले 10 साल में से 2 साल भारत का निवासी रहा हो, या 730 दिन भारत में रहा हो पिछले 7 सालों में से, तो और ये दोनों कंडीशन पूरी कर लेता हो, यानी ऊपर वाले में से कोई एक कंडीशन, नीचे वाली दोनों कंडीशन कर लेता हो, तो वो सामान्य निवासी। ऊपर वाली कोई एक करता है लेकिन नीचे वाली दोनों नहीं कर पाता, तो वो गैर सामान्य निवासी। जो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता वो अनिवासी की कैटेगरी में होगा। और याद रखना, जो हमारी इनकम पर अलग से टैक्स लगाया जाता है, जब हमारे देश में रूल है कि 50 लाख से ऊपर कोई अगर अर्न करता है व्यक्ति, तो उस पर 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर कोई करता है तो 15% का सरचार्ज, और अगर 2 करोड़ के ऊपर करता है तो 25% का सरचार्ज होगा। जब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसे सेस यानी उपकर कहते हैं। कृषि कल्याण के लिए हो, स्वच्छ भारत के लिए हो, हेल्थ और एजुकेशन के लिए हो, तो ये हमारा इनकम टैक्स में 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है। हमारे पास जो गिफ्ट होते हैं, अगर गिफ्ट किसी नॉन रिलेटिव ने दिया हो और उसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर की हो, तो उस 50,000 से ऊपर की गिफ्ट को जो नॉन रिलेटिव ने दिया हो उसको इनकम में जोड़ लिया जाएगा, पूरा अमाउंट जो होगा। जो हम पूंजीगत लाभ होता है, जब हम कोई प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या शेयर बेचते हैं और उससे जो लाभ कमाते हैं, वो हमारी इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर भी हमें टैक्स देना होगा। जो हमें ब्याज मिलता है, जो हमें लाभ मिलता है बेसिकली, ठीक है, कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने पर, हम प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे, शेयर पर जनरली जो लाभ अर्जित होता है, ये अदर सोर्स कैटेगरी में रखा गया है और ये भी इनकम का पार्ट होगा। लॉटरी में जीता हो, कोई प्राइज मनी जीती हो, कोई वाइंडफॉल गेन्स यानी अचानक आय प्राप्त हो गई हो, तो उसको भी इनकम अदर सोर्स कैटेगरी में रखकर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ये कुछ जरूरी प्रोविजन इनकम टैक्स को लेकर थे, लेकिन मैंने कहा कि एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, हम और वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे रिलेटेड सवालों को आप जरूर देख लें। जैसे भारत में कर गणना के लिए आय को कितने शीर्षों में विभाजित किया गया है, तो अगर मैंने कहा गणना के लिए आय का विभाजन है तो कितने शीर्ष हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अगर कहते हैं कि वो व्यक्ति जो आयकर के तहत कर देने के लिए जिम्मेदार है, जिसके ऊपर कर देय होता है, तो उस इंसान को ही हमने नाम रखा है एसएससी यानी करदाता कहेंगे। इसी प्रकार से आयकर के तहत इनमें से किसे जो है वो आय के रूप में परिभाषित करेंगे या नहीं, सवाल 2017 हो या आज का हो तो भी आप याद रखना, तो आप कहोगे डिविडेंड तो आय के रूप में परिभाषित होगा, इंटरेस्ट तो आय के रूप में परिभाषित होगा, लेकिन जो कैश में गिफ्ट दिया है वो भी पिता ने दिया है, इसलिए वो आय के रूप में परिभाषित नहीं होगा। तो क्या होगा जो परिभाषित नहीं होगा? वो है सी। और क्या क्या परिभाषित होगा आय के रूप में? वो है ए और बी। याद रखें भाई, आयकर की गणना में कुल आय की जब गणना करते हैं तो क्या देखकर करते हैं? तो हम उसका क्या देखते हैं? हम देखते हैं वो निवासी है, गैर सामान्य निवासी है या अनिवासी है, ये उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। इसका मतलब आयकर के तहत जो 3 प्रकार के हमने आवासीय स्थिति बताई, उसमें से रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी भी होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी भी होगा, नॉन रेजिडेंट भी होगा, लेकिन डी ऑप्शन वाला नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के नाम से जो हम कह रहे हैं भाई, ये इसमें पार्ट नहीं होगा। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं किसी भी के बारे में कि आयकर अधिनियम के तहत अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक, जब वो 60 साल से 80 साल के बीच में होता है तो उसे वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, लेकिन जब वो 80 साल के ऊपर हो जाए तो उसे अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में डिफाइन कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा
किसी भी व्यक्ति को भारत का सामान्य यानी आम तौर पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब मानेंगे, मैंने कहा वो पिछले साल 182 दिन भारत में रहा हो, ठीक है, या पिछले साल 60 दिन और 4 सालों में 365 दिन, या इसके अलावा एक कंडीशन इनमें से हो, उसके बाद पिछले 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट रहा हो भारत का और पिछले 7 सालों में 730 या इससे ज्यादा दिन भारत में रहा हो। इस हिसाब से आप देखो तो सर ये कंडीशन भी बनती है, ये कंडीशन भी बनती है, और क्योंकि दोनों बनती हैं 7 साल में 730 दिन, 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट रहा हो। एनुअली इनकम टैक्स की हम जो बात कर रहे होते तो किस चीज पर लग रहा होता है, ये बेहद आसान सवालों में से है, लेकिन क्योंकि सवाल हर स्टैंडर्ड का है तो ये एनुअल टैक्स है, इनकम के ऊपर साल में एक बार लगता है। इसीलिए याद रखना है हमें सारे प्रोविजन में। और ये जो आयकर है याद रखो, मैंने कहा व्यक्तियों पर भी लगता है, इसे इनकम टैक्स कहते हैं जनरली। कंपनी पे लगे तो इसे कंपनी इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कह देते हैं। इसी के हिसाब से फर्म हो यानी कंपनी का ही वर्जन है, लोकल अथॉरिटी हो तो उस पर भी टैक्स लग जाता है। अब ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमारी इस इनकम टैक्स से रिलेटेड बात हो गई, लेकिन ऐसे कंसेप्ट को पूरी तरह से पढ़ने के लिए, हर एक जरूरी बात को जानने के लिए आपके पास है यूपीएसआई 2025 का एक स्पेशल बैच। और इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जुनून, कि आप लोग कितने तैयार हैं, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आपने दूसरों के कंपटीशन को देखते हुए अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया या नहीं। और इसी अपग्रेडेशन और अपडेशन के साथ यहां पर जो बैच है देखो आप लोगों के लिए है कि मैथ्स आप रिवीजन भी हो रहा है, लाइव क्लास भी हो रही है, वीओडी भी मिल रहा है, रीजनिंग में भी इसी प्रकार से होंगे, हिंदी यहां पर एक्सपर्ट फैकल्टीज है अरुण सर, बिल्कुल आप जानते हैं, पॉलिटी है, मूल विधि है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके, एवरीथिंग इंक्लूड है, वो भी जस्ट 599 में। यानी कि आपका सिर्फ इतना सा इन्वेस्टमेंट है और इतने से इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेंगे 2 स्टार, और वो भी पुलिस की वर्दी पर। सोचिए यूपीएसआई के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी देखिए और इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 14 और 15 मार्च आने में वक्त बहुत कम बचा है। थैंक यू एवरीवन।